one of the most appreciated step of this government न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज दिल से कुछ कहने को जी कर रहा है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। सच में यार यकीन नहीं हो रहा हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम इतने हद तक बदल सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। हे थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू बायोलॉजी विंग्स। मैं हूं प्रभात सिंह, आपका मेंटर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आज का ये सेशन हमारे लिए और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम है, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें क्या क्या बातें थी स्कूल लेवल पर और हायर एजुकेशन लेवल पर, और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है जो कल चेंज हुई है, उसमें क्या क्या बातें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, उसको करके आप स्किल्ड नहीं हो पाते। आपको डिग्री तो मिल जाती है, आप मास्टर्स कर लेते हैं, बैचलर्स कर लेते हैं, लेकिन आपके पास इतना स्किल नहीं होता कि आप उसे यूज करके अपने आप में एम्प्लॉयड हो सकते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। आपने फिजिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा, लेकिन आपके घर में एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो गया। आप एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, आप इतने खुद स्किल्ड नहीं हैं कि उस चीज़ को ठीक कर सकें। आप अपने स्कूल में हैं, क्लास 4 में पढ़ते हैं, आपको मन करता है कि आपकी जो मातृभाषा है, आप जो कुछ भी अपने घर पर जो लैंग्वेज बोलते हैं उसी में उस सब्जेक्ट को पढ़ना, लेकिन यहाँ पर ये प्रिविलेज नहीं है, यहाँ पर ये लिबर्टी नहीं है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिजिक्स ऑनर्स के साथ, लेकिन अब आपको मन नहीं लग रहा, आप चाहते हैं इस डिग्री को छोड़कर कुछ और करें, लेकिन अगर आप यहाँ पे छोड़ते हैं तो ये जो 2 साल है वो आपका बर्बाद हो जाएगा। आप चाहते हैं 11th-12th में बायोलॉजी पढ़ना, लेकिन उसके साथ साथ आपको मन है हिस्ट्री पढ़ने का। यहाँ पर अभी ये प्रावधान नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो ये जो बातें अभी हमने करी, ये ओवरव्यू हो गया आपके एजुकेशन सिस्टम का। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में, तो मूव करते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी था और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं हमारे स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में, दोनों में। चलिए बात करते हैं। स्कूल एजुकेशन किसको बोलते हैं? जब आप जीरो से, जब आप बच्चे हैं, जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब से क्लास 12 तक के स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्कूल एजुकेशन, और क्लास 12 से बाहर आप आगे जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हायर एजुकेशन, जब आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमारा स्कूल एजुकेशन का सिस्टम अभी तक क्या था? 10+2। 10+2। अब ये 10+2 क्या है सर? 10+2 आप जानते हैं, क्लास जब आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना, केजी नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक की जो स्टडी होती है वो 10th हो गया, और फिर +2 इंटरमीडिएट आपका 11th-12th। तो ये जो चीज़ें हैं वो पूरे देश में सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में क्या है? सेम है। दैट मीन्स सेम पैटर्न पर सभी को पढ़ना है। यहाँ से चेंजेज आते हैं। क्लास 10th के बाद आपको स्ट्रीम चूज करने के लिए मिलता है। आप साइंस पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, फिर वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसके आगे आप किस प्रोफेशनल डिग्री में, किस हायर एजुकेशन में आप जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? क्लास 10th के बाद शार्प सेपरेशन था साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का, जिसमें भी रिस्ट्रिक्शंस थे। आप सभी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ सकते। अगर कोई साइंस का बच्चा है तो वो आर्ट्स वाले पेपर को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, कोई आर्ट्स वाला बच्चा है वो हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ वो फिजिक्स नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो शार्प सेपरेशन था आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो प्रोडक्ट निकल रहा था, दैट मीन्स हम लोग उसमें कहीं ना कहीं लैक कर रहा था स्किल। तो उसको इन्हांस करने के लिए इस सेपरेशन को कम किया जाए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट वो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। इसमें क्या है? जो शार्प सेपरेशन है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम लागू होने वाला है हमारे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो चलिए बात करते हैं, ये चीजें क्या हो गई है? अब चेंज हो गई है। अब ये हो गया है 10+2 से हट करके 5+3+3+4। अब ये सर क्या है? अब समझिए, ये जो डिवीजन है 5+3+3+4 का, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है हम सब के लिए। समझते हैं कैसे? जब बच्चा कोई पैदा होगा तो 0 से लेकर के
3 साल की उम्र तक वो क्या होगा, पेरेंटल केयर में रहेगा। अब वो पेरेंटल केयर में किस तरह से उसका केयर किया जाएगा, इसकी भी गाइडलाइन सरकार देगी, क्योंकि बच्चे ही हमारे इस देश के भविष्य हैं, तो वहां से उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, जैसे वो 3 साल के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटर करेगा तो वहां पर इसको फर्स्ट 5 में उसको एंट्री मिलेगी। अब ये फर्स्ट 5 क्या है समझते हैं। जो फर्स्ट 5 होगा उसमें आप प्ले स्कूल है, नर्सरी है, केजी है, 1 है और 2 है। जब बच्चा हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटर करेगा तो प्ले स्कूल में जाता है, फिर नर्सरी करता है, केजी करता है, 1 और 2 में। तो ये जो 5 साल है इसमें वो क्या सीखेगा, इसमें उसे लैंग्वेज सिखाया जाएगा, दैट मीन्स क ख ग घ पहचानने सीखेगा, ABCD सीखेगा। तो इसके बाद वो नंबर को पहचानने सीखेगा, नंबर पकड़ने लगेगा। उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करेगा, पेन पकड़ना स्टार्ट करेगा और कुछ पढ़ना स्टार्ट करेगा, राइम्स पढ़ना स्टार्ट करेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, लगभग ये चीज़ें आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, लिबर्टी इन द रीजनल लैंग्वेजेज। अब यहाँ पर स्कूल्स को फुल फ्रीडम होगा कि वो जो उसका रीजनल लैंग्वेज है कहीं से भी हो, भोजपुरी हो सकता है, हम हैं तो मगही हो सकता है, जो भी उसका रीजनल लैंग्वेज है जिसमें गांव में लोग बातचीत करते हैं उस लैंग्वेज में वो पढ़ सकता है। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा कैच करेगा इन चीज़ों को, क्योंकि वो 24 घंटा वही लैंग्वेज सुन रहा है अपने घर में, अपने आसपास। तो ये चीज़ बहुत बड़ा चेंज है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस नेक्स्ट थर्ड में क्या होगा। अब इस नेक्स्ट थर्ड में जो क्लास 3, 4 और 5 था, इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी के दौर में भाई, सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, साइंस, SST, तो इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा अब यहीं से प्रेशर में आ गया है कि अब आपको क्या पढ़ना है, डिसाइड होने लगा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेसिक खेल कूद की बातें बताई जाएगी, खेलते कूदते उसको सिखाया जाएगा। दैट मीन्स ये प्रिपरेटरी स्टेज होगा कि अब वो जो नेक्स्ट थर्ड में आए वहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ें अब सिखाना शुरू हो जाएगी, तो उस चीज़ के लिए तैयार किया जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज होगा ये जो आपका फर्स्ट थर्ड है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड में। अब यहाँ पर आ जाता है क्लास 6, 7, 8। तो इस 3 साल में बच्चों को किस चीज़ के लिए तैयार किया जाएगा, अब ये एक्चुअल स्टेज है। अब यहाँ पर आपको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंपॉर्टेंस दिखेगा। अब यहाँ पर हमारी इस दुनिया का क्या डिमांड है, पूरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हर जगह कंप्यूटर से काम हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उसी पुराने धर्रे पर पढ़ते जा रहे हैं। बच्चे क्लास 10th में आ जाते हैं, फिर भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ज्ञान उनको नहीं होता है। कंप्यूटर का ज्ञान ये नहीं होता है कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, उसके अंदर की चीज़ें, कोडिंग्स, है ना। तो ये सभी जानकारी जो कि अब आप कॉलेज में आकर के सीखते थे, वो भी वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप कोई कोर्स कर रहे हैं, BCA, MCA, तो वहां पर आपको कोडिंग सिखाया जाता था। लेकिन जनरल जो बच्चे हैं, मैथमेटिक्स से अगर आप मास्टर्स भी किए हुए हैं तो आपको कोडिंग नहीं आता, लेकिन आज के समय में उसका इंपॉर्टेंस है। तो वो कोडिंग जो कि बच्चे कॉलेज में जाकर के सीखते थे, वो भी बड़ा स्पेसिफिक स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग सेक्टर में है या फिर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सेक्टर में है वही सीखेगा। अदरवाइज किसी को इसके बारे में जानकारी तक नहीं होती थी, वो बच्चा भी अब क्लास 6 से ही कोडिंग सीखेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा चेंज है हमारे इस एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक है, दूसरा वोकेशनल कोर्सेस। वोकेशनल कोर्सेस, बच्चे 10th पास आउट हो जाते हैं तब फिर उनको वोकेशनल कोर्स करने का मौका मिलता है। वोकेशनल कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है जिसको सीखने के बाद आपके अंदर स्किल आता है और उससे आप कुछ कमा सकते हैं, आप मनी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप इस तरह से समझिए। तो वो वोकेशनल कोर्स कहाँ मिलता था, जब आप इंटरमीडिएट कर जाते थे, अगर आप किसी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेते थे तो आपको मिलता था, है ना, जिसको हम लोग टेक्निकल कोर्स बोलते हैं। लेकिन जनरल कोर्सेस, अगर मैथमेटिक्स से हम मास्टर्स किए हुए हैं, जूलॉजी से मास्टर्स किए हुए हैं, तो हमारे अंदर वो वोकेशनलिटी आई ही नहीं। दैट मीन्स हम उसको यूज करके कहीं भी पैसा डायरेक्ट नहीं कमा सकते, है ना। चलिए, प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज, तो ये जो वोकेशनल कोर्सेस हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 6 से ही। आपको कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम देना स्टार्ट किया जाएगा, आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। इंटर्नशिप बच्चे ग्रेजुएशन करके जब आप खत्म कर लेते हैं ग्रेजुएशन, तब आप इंटर्नशिप में जाते हैं। इंटर्नशिप मतलब जहां पर आपको स्किल बेस्ड कुछ नॉलेज दिया जाता है, जिससे आप सीखते हैं और उससे आप डायरेक्ट टेक्निकल किसी भी फील्ड में जाकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको सिखाई जाती है इंटर्नशिप में। प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट मीन्स एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज, आपको बोर्ड बनाने सिखाया जाएगा। अगर आपको कारपेंटर वाले किसी काम में मन लग रहा है तो आपको वहाँ पर सिखाया जाएगा, वहाँ पर भेजा जाएगा इंटर्नशिप के लिए। आपको कपड़े धोने में मज़ा आ रहा है तो वो काम करो भाई, आपको कुछ बनाने में मज़ा आ रहा है तो वो काम करो भाई। तो वो आपके सिलेबस में होगा। वो आप पहले क्या था, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाता था, लेकिन नहीं, अब वो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम कराया जाएगा। और अब
इस स्टेज में आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। दैट मीन्स आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सिविक्स क्या है, साइंस क्या है, ज्योग्राफी क्या है, इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अब आप यहाँ पर सीखेंगे, जिसका सिलेबस बहुत छोटा होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी चेंजेस दिखा रही है हमारे इस नए एजुकेशन सिस्टम में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आप स्किल्ड हो सकते हैं और आपकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग और देखते हैं ये जो लास्ट 4 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक्चुअल में आप तैयार हो रहे हैं। अब किस चीज़ के लिए, आपको किधर जाना है, आप क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 4 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, समझिए। तो 9, 10th, 11th, 12th ये जो 4 क्लास है ये लास्ट 4 में आया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि अब आपको चूज करना है सब्जेक्ट। अब यहीं से आप डिफरेंट स्ट्रीम में बंटना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो अब जब स्ट्रीम में आप बटेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप प्योर साइंस के स्टूडेंट हैं या प्योर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या प्योर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर फ्री चॉइस होगा किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने का। आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उसके साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, उसके साथ संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, उसके साथ पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दैट मीन्स ये आपका फ्री जो चॉइस है सब्जेक्ट का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस एजुकेशन पॉलिसी का। यहां पर क्या हो रहा है भाई, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, चलिए फिर क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज। आपको मन लग रहा है एक्टिंग में, डांसिंग में, ठीक है, स्पोर्ट्स में, तो वो क्या है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाता था। आपको उस अपने सब्जेक्ट के अलावा उस पर मेहनत करना पड़ता था। इसलिए आपके पेरेंट या फिर आपके टीचर्स उस चीज़ को ज़्यादा वेटेज नहीं देते थे, आपको डांटते थे, क्योंकि ये करोगे तुम्हारी पढ़ाई खराब हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि उसका इसमें कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा है। वो करेगा सच में बच्चा, उसमें अगर ध्यान देगा तो पढ़ाई खराब तो होगी ही, लेकिन अब उसको सब्जेक्ट बना दिया गया है। अब एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज को एज ए सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। दैट मींस 5 सब्जेक्ट पढ़ना है भाई, तो 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसमें एक तुम स्पोर्ट्स रख लो, तुम एक्टिंग रख लो, कितना मजा आएगा, है ना। टंग 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 तारा, क्या मजा आ जाएगा यार। ये चीजें होनी चाहिए। अब क्या होगा, बच्चा फोकस्ड रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसको टेंशन हो रहा है कि भाई सब्जेक्ट अब हमको एक्टिंग पर फोकस करें कि या इस पे फोकस करें। भाई तुम्हारा वो सब्जेक्ट है, तुम मन लगा करके पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो जाओगे, है ना। तो ये चीजें बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, ऑल टाइम असेसमेंट। दैट मीन्स अब आपका 12th का बोर्ड आने वाला है। 12th का बोर्ड आने वाला है, दैट मीन्स आप 11th के बाद, 11th का कोई मतलब नहीं रह जाता, आप 12th में पहुंचे। 10th के बाद आपका जो 12th का एग्जाम होता है, जो बोर्ड होता है, वही डिसाइड करेगा कि आपने कितना मार्क्स लाया। 95% है, 87%, 95% वाले के पेरेंट्स वो खुद एकदम चौड़े होके घूम रहे हैं, 87 वाला पूरा दबा हुआ है। क्यों भाई, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो गया है, आपकी जो मार्क्स है, आपने जो रट्टाफिकेशन किया है, वो डिसाइड करने लगता है आपका रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे अपसेट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें बदलने वाली है। कैसे बदलने वाली है, ऑल टाइम असेसमेंट में जैसा कि ये नहीं होगा कि आपका सिर्फ 12th का बोर्ड मार्च, फरवरी और मार्च में है। भाई फरवरी मार्च में आपकी कोई मेंटल डिसऑर्डर चल रही थी, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, आपने उस 2 मंथ में ठीक से पढ़ाई नहीं करी, आपका तबीयत खराब हो गया, तो वहाँ पर आपका बोर्ड में मार्क्स कम आ गया, तो क्या हो गया, उसी से आप डिसाइडेड हो गए कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं या बुरे स्टूडेंट हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। वो सिर्फ 2 मंथ आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आप क्या हैं। आपका पूरे समय पर बीच बीच में वीकली टेस्ट होंगे, आपका और कई सारे असेसमेंट्स के रूल आएंगे, जो कुछ भी गाइडलाइंस अभी आएगी नए सिस्टम में, तो वो सारी चीज़ें जो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन होता रहेगा पूरा साल, उसके आधार पर आपका जो भी रिजल्ट है वो तैयार होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इस एजुकेशन सिस्टम में है, जो आपके रिजल्ट है, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, उस पर क्या होता है, जो आपके टीचर्स मार्क्स देते हैं वो सिर्फ लिखा हुआ रहता है। आपके जो टीचर्स के मार्क्स हैं वो सिर्फ लिखा हुआ रहता है। लेकिन अब का ये जो पॉलिसी है उसमें 2 कॉलम और रहेंगे, जिसमें ये जो टीचर्स का असेसमेंट है आपके प्रति वो तो रहेगा ही, आप किस सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स लाए, आपके टीचर्स क्या कहते हैं, आपका जो बोर्ड है वो आपको कितना मार्क्स देता है, सिर्फ आपके सर्टिफिकेट पर आज तक वही रहता है, आपके मार्कशीट पर वही रहता है, आपके रिपोर्ट कार्ड पे वही रहता है। लेकिन अब उसके ऊपर 2 और कॉलम होंगे।
एक वो कॉलम जिसमें आप खुद लिखेंगे कि हम अपने आप को किस तरह से असेस करते हैं और हमारा खुद का क्या असेसमेंट है खुद के लिए। तो आप अपने असेसमेंट को यहां पर लिखेंगे, आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ रहेगा। और यही नहीं, एक और वहां पे डिवीजन रहेगा, एक और कैटेगरी बना हुआ रहेगा जहां पर आपके जो दोस्त हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आपके जो आसपास के लोग हैं, वो आपके बारे में आपका क्या असेसमेंट देते हैं, आपके बारे में क्या बताते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो चीजें भी लिखी हुई रहेगी। दैट मीन्स सिर्फ कोई भी बोर्ड, सिर्फ कोई पार्टिकुलर 5 टीचर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप क्या हैं। आप उसके साथ साथ आप अपने बारे में क्या असेसमेंट रखते हैं वो भी लिखेंगे, वो भी आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा। और आपके आसपास, क्योंकि ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, आप अपने दोस्त के बीच कैसे हैं वो भी मायने रखता है। तभी इस दुनिया में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे और आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। दैट मीन्स यहां पर तीनों डिवीजन होगा, आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं, आप अपने बारे में क्या कहते हैं और आपके टीचर्स क्या कहते हैं। सिर्फ कोई भी टीचर और कोई बोर्ड ये आपके रिजल्ट को डिसाइड नहीं कर सकते। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी में, बहुत सुंदर बात है ये, क्योंकि सिर्फ एक बोर्ड ये डिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ एक मंथ ये डिसाइड नहीं कर सकता कि हम क्या हैं और हम कहाँ तक जाएंगे। अगर आप यहाँ पर पढ़ाई छोड़ भी देते हैं तो कई सारी चीज़ों को आप सीख चुके होंगे जिससे आप अपने जीवन को बड़े अच्छे से लीड कर सकते हैं। आप कुछ अपने स्किल के दम पर अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। आप सिर्फ कागज़ पर एजुकेट नहीं होंगे, आप अपने रियल लाइफ में अपने जीवन को जीवन यापन करने के लिए भी क्या होंगे, एजुकेट होंगे। ये बड़ी चीज़ है। चलिए चलते हैं हायर एजुकेशन के ऊपर। जैसे कि कोई ऑनर्स कर रहा है, ग्रेजुएशन में बीएससी कर रहा है, या फिर बीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, ठीक, या फिर कोई टेक्निकल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स में जा रहा है, बीटेक कर रहा है, या फिर बीबीए कर रहा है, या फिर बीसीए कर रहा है, या फिर एमबीबीएस कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये सारे कोर्स क्या हैं, बैचलर्स के ही कोर्स हैं। यहाँ पर आप ग्रेजुएट ही होते हैं। अब ये ग्रेजुएशन करने के बाद कोई बीएससी का बच्चा है, दैट मीन्स अगर कोई मान लिया जाए फिजिक्स के साथ ऑनर्स कर रहा है, ठीक है, फिजिक्स के साथ ऑनर्स कर रहा है, तो उसको भाई फिक्स है कि तुम कोई आर्ट्स के पेपर साथ में लेकर नहीं चल सकते। दैट मीन्स फिजिक्स है तो तुम साइड से पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो तुम, या फिर तुम केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं है कि तुम फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ने लगो। ये चीज़ें खत्म हो जाएगी। तुमको जो पढ़ना है तुम वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिजिक्स मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स बीएससी 3 साल का होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। मान लिया जाए आप फर्स्ट ईयर पढ़े, सेकेंड ईयर पढ़े, अब आपको पढ़ने का मन नहीं है, आपका मन उचट गया, आप चाहते हैं कोई और चीज़ करना, आप चाहते हैं कोई जॉब में चला जाना, आप चाहते हैं कि चलो भाई चलते हैं एमबीबीएस कर लेते हैं कुछ दिन के लिए। तो चलो भाई एमबीबीएस आपने कर ली। तो जब आपने एमबीबीएस कर ली तो उसके बाद एक उसका फिक्स इंटरवल होगा। उसके बाद अगर फिर से आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये 2 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, आप फिर से यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं और थर्ड ईयर में जा सकते हैं। अगर आप किसी भी डिग्री कोर्स में, अब क्या होगा, कोई भी डिग्री कोर्स जो होगा वो 4 साल का होगा। अब कोई भी डिग्री जो है वो 4 साल में, कोई भी डिग्री जो है उसको 4 साल में बांट दिया जाएगा। अब 4 साल में जब बांट दिया जाए, अगर आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिए तो फर्स्ट ईयर करके अगर छोड़ दिए तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अगर आपने 2 साल करके छोड़ा तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल छोड़ा तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। अगर आप 4 साल करके पूरी छोड़े तो आपको क्या मिलेगा, पूरा प्रोफेशनल जो भी उसका मेजर डिग्री है वो आपको मिलेगी। तो भाई अब हमको क्या, ग्रेजुएशन में अगर आप बीए करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट के साथ, मान लिया जाए इंग्लिश के साथ हम करना चाहते हैं ऑनर्स बीए में, तो क्या भाई हमको 4 साल करना पड़ेगा क्या? नहीं। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, यूपीएससी करना है, उसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, तो सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए अगर आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन तो आपके लिए 3 साल काफ़ी है। आप 3 साल में आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आप निकल जाइए। लेकिन आपको उस सब्जेक्ट के साथ कुछ आगे अचीव करना है, आपको रिसर्च में जाना है, आपको प्रोफेसर बनना है, आपको कुछ अच्छा अचीव करना है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप प्रॉपर 4 साल की डिग्री आप करेंगे। दैट मीन्स अभी भी आप देख सकते हैं बीटेक जो होता है 4 साल का होता है, एमबीबीएस जो है 5 साल का होता है। दैट मीन्स कुछ ना वोकेशनल कोर्सेज जितने भी होते हैं वो 4 साल के हो जाते हैं। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि वहां पर क्या है, प्रोफेशनल आपको उस सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ना है और उस सब्जेक्ट से ही आप कुछ कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप
सिर्फ 3 साल में ग्रेजुएट होना चाहते हैं आप, एलिजिबिलिटी चाहिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की, तो आप 3 साल में करके निकल जाइए, आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। 4 साल में कंप्लीट डिग्री आपको मिलेगी। आप 1 साल में छोड़कर चले गए तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। दैट मीन्स आप फिजिक्स में सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं। अगर आप 2 साल में चले जाएंगे तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। आप जब कभी भी आएंगे तो उस डिप्लोमा वहां से ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम को बड़ा ही फ्लेक्सिबल बना रही है और इससे बच्चे जो भी सोचते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कई सारी बातें हैं। अब ये सब चीजें हो क्यों रहा है, क्यों जरूरत पड़ी इस चीज की? देखिए अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो पा रहा है कि हमारे देश में लगभग 26% जो है पॉपुलेशन वही हायर एजुकेशन में पहुंच पाता है। ठीक है, लेकिन देश में सरकार का टारगेट है कि 2035 तक जो है 50% के लगभग लोग हायर एजुकेशन में जा सकें। ठीक है, इसके लिए अगर भाई ये सब कैसे होगा, इतना इतना जो बात है सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है, कागज पे सिर्फ नहीं होता है, इसको तो यहाँ पे स्कूल्स में लाना पड़ेगा। यहाँ स्कूल्स की कमी है, स्कूल नहीं है ढंग का, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहाँ से ये हो पाएगा? तो इसके लिए अभी तक जो जीडीपी का जो टोटल परसेंट है 4.2 के लगभग खर्चा हो रहा था एजुकेशन में, लेकिन अब सरकार 6%, दैट मीन टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रही है। ये फिर भी अभी कम है, इससे ज़्यादा करना चाहिए एजुकेशन पे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो सुधार आएगा ही, हमको ऐसा फील हो रहा है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। एक समय लगेगा, एक लंबे दौर, एक अरसे के बाद ये कंप्लीट होगा। अब भाई कि क्यों 26% रह जा रहा था? कई सारे ऐसे, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो वहाँ पर कट ऑफ इतना ज़्यादा है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो जा रहे हैं तो बच्चे वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है भाई, बच्चे जब वहाँ पहुँच नहीं पाए, प्राइवेट कॉलेज को वो एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत पैसा लग रहा है, बहुत फी लग रहा है, सरकारी कॉलेज में वो पहुँच नहीं पा रहे। तो अब करना क्या है भाई? तो इसके लिए सिस्टम एक ऐसा भी बनाया जाएगा कि ऐसे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, उसको फ्री नहीं छोड़ा जाएगा। वो अब तक क्या है, कुछ भी फी बनाते हैं, अपना कुछ भी फी रखते हैं, उसके ऊपर एक कैप सिस्टम लगाया जाता है, फी कैप लगाया जाएगा। दैट मीन्स आपको इतना ही रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट अब उस पर क्या करेगी, अपना रेगुलेशन चलाएगी। अभी जो हायर एजुकेशन के डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे कि यूजीसी हो गया, AICTE हो गया, तो ये सब जो है रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे हायर एजुकेशन में। अभी इन सभी चीज़ों को एक बना दिया जाएगा। अब एक रेगुलेटरी बॉडीज होंगे, HCEI, वही क्या करेगा, अब पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपने अंदर रेगुलेट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में। तो अब यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं। अगर आप उससे भी आगे जाते हैं हायर एजुकेशन में, मास्टर्स कर लिया आपने, तो PhD में क्या हो गया, MPhil अब हटा दिया जाएगा। दैट मीन्स अब PhD 4 साल का हो जाएगा, MPhil करना कोई आवश्यक चीजें नहीं हो जाएगी। हालांकि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट और फ्री सब्जेक्ट चॉइस का, ये कुछ यूनिवर्सिटीज में हमारे देश में था, जैसे कि JNU में, लेकिन अब वो पूरे देश में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर लागू होंगे। और एक अच्छी बात, पहले क्या था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कुछ अलग लॉज थे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, कोई बिहार का यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर कुछ अलग रूल चल रहा है, वहाँ का कुछ अपना अलग सिलेबस है, वहाँ कुछ अलग सिस्टम में एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब चेंज होने वाली है। पूरे देश के अंदर जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने कॉलेज हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सबका सेम पैटर्न पे सब काम होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। तो इससे कहीं ना कहीं ये होगा कि एक तरह की एजुकेशन मिल पाएगी हम सभी को। लेकिन इसमें चेंजेस ये लाने की ज़रूरत है कि अब कोई बिहार का स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कोई प्रोफेसर्स ही नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का है, ना ढंग की समय पर परीक्षा तो हो ही नहीं पाती है, पढ़ाई कहाँ से हो पाएगी। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी इन चीज़ों पर। टीचर्स की कमी है, प्रोफेसर्स की कमी है, रिसर्च लैब्स की कमी है, कहाँ से कुछ हो पाएगा। तो सिर्फ बोलने पर, सिर्फ कागज़ पर कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब कुछ सही सच में करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाए तो वहाँ पर प्रॉपर फंडिंग आता है, प्रॉपर टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है, प्रॉपर पढ़ाई होती है, प्रॉपर वर्चुअल लैब्स वहाँ अवेलेबल है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ अगर सिर्फ बराबर होता है, सिर्फ कागज़ पे, तो कुछ नहीं दिखने वाला। ये क्या होगा, अगर एक जैसा सच में सब कुछ होता है तो हम फील नहीं करेंगे दैट आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, ये फीलिंग नहीं आएगी और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग होगी कि सबको बराबर करना। एक्चुअल में ज़मीन पर कितनी बात आएगी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी है वो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाली है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और हम इस चीज़ का बहुत दिल से स्वागत करते हैं कि चेंज आना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से कोई चेंज नहीं आया है। और अगर इतना चेंज नहीं आएगा
तो फिर हम अपने इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अपने आप को compete नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। बाय।